कार, जैसे मुझे कार का बहुत शौक है सो मेरे को लगता है आप न्यूमरोलॉजी में मानते हो? न्यूमरोलॉजी में, और मैं डिनाई नहीं करता उसको। मतलब मानना बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं भी मानना इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, यहाँ पर मैं डिनाई नहीं करता, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ अ साइंस बिहाइंड इट। इतने सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग इन इट, तो मैं इग्नोर नहीं करता उसको। अगर कोई मुझे कहता है कि न्यूमरोलॉजिकली ये नहीं होना चाहिए तो मैं टोक को मान लेता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना नहीं करूँ। करें। सो ट्रिपल एट जब आपने लिया था तो एक शौक के लिए लिया था कि कुछ मतलब रीज़न क्या था ट्रिपल एट क्यों? नहीं, उस समय तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिकली वो नंबर मिल गया था, ट्रिपल अच्छा। एट। और फिर सेकेंड टाइम, मतलब वो गाड़ी जब आई उसके बाद थोड़ी बहुत तरक्की हुई तो लगता है ना कि हाँ, ये कोई ना कोई फैक्टर तो आदमी ढूंढता है अपने आसपास जो कि फेवरेबल गया। क्या है? हाँ। तो लगा कि शायद वो नंबर बहुत लकी है, तो उसके बाद फिर लाइन से जो भी गाड़ी ली उसमें ट्रिपल एट नंबर इज़ अ कांस्टेंट। आगे कुछ भी हो, 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। अवॉइड करता हूँ कि 0 ना हो या 8 ना हो, अपार्ट फ्रॉम द 2 और 8 ना हो। अपार्ट फ्रॉम दैट एनीथिंग विद एंड्स विद ट्रिपल एट इज़ ओके विद मी। 2 और 8 क्यों ना हो? क्योंकि वो भी 8 बन जाता है। और कंबाइनली वो 8 हो 8 जाता अगर होगा तो वो 4 8 हो जाएंगे, 3 8 नहीं रहेंगे। और 2 ट्रिपल 8 अगर होगा तो वो इवेंचुअली उसका सम 8 आता है। है। तो शनि का नंबर होता है। हाँ, तो कुछ ज़्यादा ही शनि शनि हो जाता है। मैं भी शनि हूँ मेरा भी जो है 7 नंबर पीछा कर रहा है। मेरे को गाड़ी जो ली उसमें 7000 नंबर मिला और उसका डिलीवरी का पता ही नहीं था, मतलब आपको बताया ही था। लास्ट मोमेंट पे प्लान बना, वो 25th को बना। 2 + 5 7। तो होता ये है ना कि या तो ये हमारा प्लान से होता है या ईश्वर के प्लान से ईश्वर होता है। का। तो ईश्वर का प्लान तो बेटर ही है। सो भैया, अभी ये थोड़ा सा हमने ओवरव्यू जाना। मैं चाहूँगा कि आप एक बार थोड़ा सा आपकी तरफ से इंट्रोड्यूस करें आपको, और फिर उसके बाद हम जर्नी पे जाएंगे। बट एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप आपके तौर पे अपने आप को क्या देखते हैं, या फिर आपकी संस्था के बारे में जो आप बताना मैं चाहते सामान्य परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी के पिताजी, मतलब मेरे दादाजी, एक पुलिस में एक बहुत बड़े पद पे नहीं थे पर एक ठीक ठाक पद पर होकर रिटायर हुए। 1984 में उन्होंने रिटायरमेंट लिया। तो एक प्राइवेट बैंक था, तब प्राइवेट बैंकिंग चालू हुई थी, नया नया बैंक आया था मार्केट में। उस बैंक में उन्होंने अपनी ग्रेचुइटी और जीवन भर की जो सेविंग्स हैं वो डाल दी, क्योंकि वो 1% ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा था। और वो बैंक बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। तो उनका पूरा पैसा उसमें ख़त्म हो गया। उसके बाद से मेरे पिता ने जिम्मेदारियाँ ली और इवेंचुअली नौकरी करी मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। और फिर एजुकेशन की तरफ उनका रुझान था तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चालू किए। मेरी जर्नी भोपाल से चालू हुई, भोपाल में मेरा जन्म हुआ। 2007 तक यहीं पे पढ़ाई करी। तो 2007 के बाद कंप्यूटर साइंस में मेरा इंटरेस्ट था, तो इंजीनियरिंग परस्यू करने के लिए बैंगलोर में एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कहते हैं उसको, वहाँ पे गया। वहाँ से अपना कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया। फिर मुझे लगता था कि शायद ना आदमी को अपनी औकात जानने के लिए ज़रूरी है कि वो नौकरी करे। जब तक आप नौकर नहीं बनते ना, तब तक आप ये नहीं जान पाते कि एक व्यक्ति जो कि नौकरी कर रहा है या जो कहीं सर्विस कर रहा है या जो इवन कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है, उसके मन में क्या बीतता है। और आपको एक एक रुपए की वैल्यू करना नहीं आता, आपकी पैसों की वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आई ट्राइड और आई वाज लकी, मेरे कॉलेज से मेरा प्लेसमेंट हो गया। एक डिलॉयट करके कंसल्टिंग एंड ऑडिटिंग फर्म है, हैदराबाद में ट्रेनिंग हुई, बैंगलोर में कुछ समय काम किया। पिताजी का स्वास्थ्य फिर ज़्यादा ख़राब हो गया। मैं इकलौता अपने घर में लड़का हूँ, तो फिर मैं वापस आ गया एंड आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माय फादर। बिजनेस तो उस समय भी वही टेक केयर कर रहे थे। आप भाई बहन दीदी हैं ना? कोई नहीं, लौते हो? इकलौता हूँ, एक ही अच्छा। पीस हूँ। तो 2012 में वापस आ गया और 2012 से अब तक जो थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा हूँ, और मानसरोवर इंस्टीट्यूट को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी कितने वर्टिकल्स में मानसरोवर है? मानसरोवर की शुरुआत 1999 में हुई। वी स्टार्टेड विद अ CBSE स्कूल। उस समय CBSE नहीं था, उस समय स्कूल था,
तब तो शायद 8वीं तक बोर्ड। था, MP बोर्ड की परमिशन थी। इवेंचुअली 3 या 4 में CBSE स्कूल बन गया वो। और उसके बाद बहुत कम लोगों को पता है, पर उस समय एक हरसिद्धि अस्पताल पिताजी ने चालू किया था। अच्छा। वो हरसिद्धि अस्पताल के साथ भोपाल में ही? हाँ, समस्या ये थी कि जब हमने ये सब चालू किया तो कोलार रोड करके जगह है भोपाल में, वहाँ पे चालू किया। और कोलार रोड उस समय का आउटस्कर्ट्स होता था शहर का, अब तो मेन स्ट्रीम हो गया है। इनफैक्ट मानसरोवर स्कूल नाम का एक मेट्रो स्टेशन प्रपोज्ड है, जो भोपाल के मेट्रो का प्लान है उसमें, तो अब तो बहुत ही मेन स्ट्रीम हो गया है। पर उस समय तेंदुआ घूमता था मानसरोवर स्कूल के कैंपस में। तो चैलेंजेस थे अपने एक रिमोट एरिया में होने के, जो चैलेंजेस होते हैं। तो उस दौरान ये रियलाइज़ हुआ कि टीचर्स मिलना बहुत मुश्किल होता है और नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो स्कूल के साथ साथ कॉन्जिक्यूटिवली कुछ एक्सटेंडेड बिल्डिंग बना के और वहाँ पे नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्सेज और टीचर्स एजुकेशन के कोर्सेज भी चालू कर दिए। और वो कोर्सेज जब चालू किया तो एक तरह से एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का ग्रुप बन गया। फिर पिताजी ने रियलाइज़ किया कि डेंटल एजुकेशन का बड़ा स्कार्सिटी है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, पर शायद सप्लाई नहीं है, अपने डेंटल कॉलेजेस नहीं हैं। तो ही स्टार्टेड बिल्डिंग अ डेंटल कॉलेज 2005 में, और इवेंचुअली 2007 में डेंटल कॉलेज चालू हुआ। उसके बाद 2010 में पिताजी को कैंसर हो गया, और कैंसर होने की वजह से उनके आगे के प्लान्स थोड़े से हैम्पर हो गए, क्योंकि जब आपको कैंसर होता है तो आपका एक तो आपकी मनस्थिति हिल जाती है, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी को केवल सामने अपनी मौत दिखने लगती है। ये कोई सर्दी जुकाम जैसी बीमारी नहीं है, आपको कहीं से कोई सल्यूशन मिलता हुआ सा नहीं दिखता, आपको ऐसा लगता है कि मतलब बस ख़त्म है। पर पिताजी की मनस्थिति बहुत अच्छी थी, उनका एक विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग था, कि मनोबल स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने उससे लड़ा। कीमो हुई, रेडियो हुई, सर्जरी हुई, और उसके बाद फिर उन्होंने वापस से चीज़ों को परस्यू किया। एंड दैट वाज प्रिसाइसली द टाइम व्हेन आई गॉट बैक एज वेल। तब तक मेरा इंजीनियरिंग हो गया था, थोड़ी बहुत जॉब भी कर ली थी। और फिर हम लोगों ने 2014 में मानसरोवर डेंटल कॉलेज में ही अपना मास्टर्स का कोर्स चालू किया। फिर एक डिकेड का एक्सपीरियंस जब आपको हो जाता है 10 साल का, तो आप जब तक ये बिल्डिंग नहीं बनी थी जहाँ पे अपन शूट कर रहे हैं, नहीं तब तक ये कुछ नहीं बना था। ये इस तरफ वाली बिल्डिंग शायद बन गई थी, ये तो अभी बना है 2 साल 3 साल। 2010 तक अपन कोलार में ही ऑपरेट कर रहे थे, ये वाला नहीं हुआ था। नहीं, ये कैंपस 2007 में बन गया था, पर एक बिल्डिंग जो डेंटल वाली पीछे बस वो बनी थी। टू गिव द व्यूअर्स अ पर्सपेक्टिव, जहाँ पे आज 12 लाख से 14 लाख स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन है, वहाँ केवल 60,000 स्क्वायर फीट की या 70,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग थी। सिर्फ 60-70 हज़ार स्क्वायर फीट? नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के हाँ, उसमें आप अगर सोचते हैं तो 100 स्टूडेंट्स के लिए आपको कम से कम 1.25 लाख स्क्वायर फीट की बिल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है। दैट टू इन अ कोर्स लाइक डेंटल, वहाँ पे आपको फॉर 100 स्टूडेंट्स का इनटेक, तो इवेंचुअली वो 500 स्टूडेंट हो जाते हैं, क्योंकि 4 साल का कोर्स है और 1 साल की इंटर्नशिप है, तो इंटर्न्स भी रहेंगे आपके। तो 500 स्टूडेंट के लिए आपको कम से कम 300 डेंटल चेयर लगानी पड़ती है, या जो भी उसका आज का रेशो होगा उस समय के हिसाब से 300-350 डेंटल चेयर्स हमारे यहाँ पे हैं। तो 2014 में फिर वी स्टार्टेड मास्टर्स डेंटिस्ट्री में। 15 में हमको रियलाइज़ हुआ, और ज़्यादा इसलिए रियलाइज़ हुआ कि जब पिताजी बीमार थे तब हमने आयुर्वेदा को काफ़ी एक्सप्लोर किया। और आयुर्वेदिक मेडिसिन का इंस्टीट्यूशन उस समय प्राइवेट मध्य प्रदेश में केवल 3 थे या 4 थे, और उसकी डिमांड बहुत थी, बहुत ज़्यादा थी। पेशेंट्स में भी थी, लर्नर्स में भी थी, इवन गवर्नमेंट जॉब्स में भी वैकेंसीज थी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के लिए। और जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई, सेंटर में भी स्टेट में भी, वो प्रोएक्टिवली आयुर्वेदा को प्रमोट कर दिया। जो 2013 तक आयुर्वेदा यूज्ड टू बी अ डिपार्टमेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें उसका बजट जो था वो 300 करोड़ रुपए का था। उसमें से भी 170 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और बाकी का पैसा जो है वो वापस चला गया।
क्योंकि वो फोकस नहीं था शायद उस समय। 2014 में व्हेन द बीजेपी गवर्नमेंट केम इन, मोदी गवर्नमेंट केम इन, तो उन्होंने इस बजट को बढ़ाना चालू किया। आज वो 3,000 करोड़ का बजट हो गया है। इट्स बिकम अ सेपरेट मिनिस्ट्री, इंडिपेंडेंट चार्ज के एक मिनिस्टर रहते हैं। अभी सर्बानंद सोनोवाल जी इज़ द सेंट्रल मिनिस्टर फॉर आयुष। और इंडियन मेडिसिन हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। जामनगर में, गुजरात में, WHO ने अपना वर्ल्ड का इकलौता ऑल्टरनेट मेडिसिन का सेंटर खोला हुआ है। एंड इट इज़ अ प्राइड फॉर इंडिया, इट इज़ अ प्राउड थिंग फॉर इंडिया कि हमारे यहाँ पे, वहाँ पे चाइनीज़ मेडिसिन वाले लोग भी हैं, श्रीलंकन मेडिसिन वाले लोग भी हैं, टिबेटियन मेडिसिन वाले सोहा रिक्पा कहते हैं जिसको, उसके लोग भी हैं, होम्योपैथी वाले भी लोग हैं। तो ऑल दीज ऑल्टरनेट मेडिसिन सिस्टम्स, पैरेलल मेडिसिन सिस्टम्स, उनके प्रमोशन, उनके रिसर्च के लिए जामनगर में WHO ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खोला हुआ है। तो when we realized in 2015 that Ayurveda will become a priority, we started an Ayurvedic institution. And eventually 2017 में दूसरा चालू किया, 2021 में तीसरा चालू किया। क्योंकि डिमांड केप्ट कमिंग इन, और आयुर्वेदा के मामले में आई थिंक नाउ वी कैन सेफली से दैट वी आर नंबर 1 इन मध्य प्रदेश। 2018 में वी स्टार्टेड विद अ यूनिवर्सिटी सीहोर में, ग्रामीण क्षेत्र में, और वहाँ पे लगातार काम चल रहा है। आगे अभी भी एक तरह से वो ग्रामीण ही उतना डेवलप नहीं हो पाया। हाँ, तो बेसिकली दैट इज़ व्हाट इज़ द प्रायोरिटी राइट नाउ। हमारे देश का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है, मतलब अगर 12वीं में 100 बच्चे पास होते हैं तो कितने बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं, इसको GER कहते हैं। 12वीं में हमारे यहाँ भारत में अगर 100 बच्चा पास होता है तो ऑन एन एवरेज 26 या 27 बच्चे ही हायर एजुकेशन में जा पाते हैं। तो हमारे यहाँ का GER जो है वो 26-27 के आसपास है, विच इज़ वेरी गुड एज ऑफ नाउ। इट्स गुड। अब अच्छा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ ये 10 साल पहले जो है वो 10 के नीचे था GER। 2013। हाँ जी, अब नई शिक्षा नीति आई है, 50 के ऊपर जाने का प्रयास है। मतलब हर दूसरा बच्चा कम से कम कॉलेज में पहुँचे, ये प्रयास है। तो इसमें एक फैक्ट और ऐड करना चाहूँगा कि अगर 4 बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो 4 में से एक ड्रॉप आउट कर देता है। हाँ, पर मतलब एनरोलमेंट की बात हो रही है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेट है। मतलब अगर आपने कॉलेज में जाके एनरोल किया तो आप उन 26 बच्चों में आ गए। आई नो यू हैव ऑल्सो ड्रॉप्ड आउट, पर आपने एक इंस्टीट्यूशन में जाके एनरोल अगर किया होता, केवल एनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन हो गया होता, तो आप भी उसमें आ जाते। मैं तो इसमें इंडिया का वो बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग कंप्लीट भी नहीं कर पा रहे हैं बेचारे एजुकेशन, कुछ फैमिली प्रॉब्लम या जो भी उसकी बहुत समस्याएं हैं, पर वो तो सब जगह है। आई एम श्योर ड्रॉप आउट रेशियो इंडिया में कम है। हमारे पेरेंट्स में ज़्यादा होगा। हाँ, US में या दूसरे कंट्रीज में इट शुड बी मोर। मेरे को स्टैटिस्टिक्स नहीं पता है, पर आई एम वेरी श्योर, आई एम वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि US में या यूरोप में बिकॉज ऑफ अदर डिस्ट्रैक्शंस ये GER तो अच्छा होने के बाद भी जो ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत ज़्यादा है। हो सकता है अपॉर्चुनिटीज़ भी हों, जैसे यू ड्रॉप्ड आउट बिकॉज यू फाउंड अ बेटर अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे ड्रॉप आउट को ड्रॉप आउट नहीं कहते, ऐसे लोगों को हम ऑलरेडी डॉक्टरेट देते हैं। सम पीपल हु ड्रॉप आउट बिकॉज ऑफ देयर फैमिली इश्यूज या फिर उनके इकोनॉमिक या फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, तो ऐसे लोगों के लिए हमारी सरकार है, वो काफ़ी मदद करती है। बैंक से लोन्स मिल जाते हैं बड़े इजीली आजकल, पर इवेंचुअली उसके बाद भी मतलब मेरे को नहीं लगता कि भारत का कोई भी पेरेंट चाहता है कि हमारा बच्चा कॉलेज ना पढ़े। अब तो ये स्थिति हो गई है कि बैचलर्स को भी बड़ी एलिमेंट्री एजुकेशन माना जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा स्पेशलाइजेशन करे, मास्टर्स करे। जितनी डिमांड बैचलर्स की उतनी डिमांड मास्टर्स की भी। आप संस्था बता रहे थे 2014 हाँ, बस फिर 2018 में अपने मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी चालू करी। 5 साल हो गए हैं, 15,000 से ज़्यादा एनरोलमेंट्स हैं अब उसमें। देश भर के बच्चे हैं। 3 डेंटल कॉलेजेस, एक यूनिवर्सिटी, एक डेंटल कॉलेज, 3 आयुर्वेदिक कॉलेज, सॉरी, एक यूनिवर्सिटी, एक स्कूल, एक स्कूल तो सेवा है, सेवा से भी ज़्यादा है। मतलब वो तो ऐसा है कि करीब 1500 बच्चे हैं जिसमें से 300 बच्चे ज़ीरो फीस पे हैं।
सेवा तो सभी कुछ है, एजुकेशन सेवा ही है। हम लोग एक नॉन प्रॉफिट संस्थान है और प्रॉफिट्स हमारे प्रायोरिटी नहीं है, पर स्कूल इज़ अ बिगर सेवा, मतलब वो जो एकदम शुद्ध विशुद्ध सेवा होती है ना, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता, वो है। हमारे कोलार क्षेत्र के हर ऑटो वाले का बच्चा शायद हमारे स्कूल में पढ़ता है, और इसलिए पढ़ पाता है कि हम केवल 9 महीने की फ़ीस लेते हैं। हम 2 महीने समर वेकेशंस की और 1 महीना मार्च का जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तब जो हम ट्यूशन दे ही नहीं रहे बच्चे को, क्यों? तो उस दौरान की फ़ीस भी नहीं लेते। अभी जो आपने थोड़ी जर्नी शेयर करी, उसमें आपने बताया कि एक पूरा ही बैंक्रप्सी ऑलरेडी, मतलब बोल सकते हैं पूरी सेविंग्स जा चुकी हैं, उसमें से पिताजी निकलते हैं, फिर इतना बड़ा एक एम्पायर सा बिल्टअप, एम्पायर बोल सकते हैं हम आराम से इसको, बिल्टअप करते हैं। तो थोड़ा मैं उस पर फोकस और जानना चाहूँगा कि अभी तो स्वर्गवास हो गया उनका, सॉरी फॉर दैट, बट बहुत एक संघर्ष दिखता है। तो मैं वो स्टोरी थोड़ा जानना चाहूँगा कि किस तरीके से, बहुत सारे लोग रिलेट भी करेंगे जो देख रहे हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि आपको मिल रहा हो सब पका पकाया, जब आप बिल्कुल जा चुके हैं फिर उसके बाद इतना सब बिल्टअप करना, और आज होते तो वो और ग्रोथ होती। 100% उनका पोटेंशियल मेरे से बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैं तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। फर्स्ट जनरेशन इज़ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, मतलब आई ऑलरेडी हैड अ लॉन्च पैड। मुझे बस अपने कॉन्स्टेंट्स को, वेरिएबल्स को ठीक रखना था, अपने फोकस को ठीक रखना था, अपनी एनर्जी को सही जगह चैनलाइज करना था। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि ग्राउंड लेवल एंटरप्रेन्योर के होते, जो मेरे सामने नहीं थे। जैसे पिताजी जब आए थे भोपाल 1975 में, उन्होंने अपनी 11वीं की परीक्षा दी। तब 11वीं ही होता था, 12वीं बोर्ड नहीं होता था, 11वीं फाइनल बोर्ड होता था। तो 11th की परीक्षा में उन्होंने मध्य प्रदेश में टॉप 5 में थे। होशंगाबाद डिवीज़न को पिताजी ने टॉप किया था, और उस समय मध्य प्रदेश में एक ही रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था, MA सिटी, जो मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बन गया है भोपाल में। वहाँ पे उन्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने का अवसर प्रदान हुआ, मैनेट में। और पेपर वर्क वगैरह और ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए उनको भोपाल आना था, और इवेंचुअली तुरंत अपनी एजुकेशन वहाँ पे कंटिन्यू करनी थी। तो तब उतनी व्यवस्था होती नहीं थी, घर में भी इतनी व्यवस्था नहीं थी। दादाजी दरोगा थे, तो दादाजी ने बाहर शहर से बाहर जो भोपाल की तरफ सड़क जाती होगी, वहाँ पे 3-4 ट्रक वालों को रोका और पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो एक ने बताया कि भोपाल जा रहा हूँ। तो उसमें पिताजी को बिठा दिया, सामान ऊपर रख दिया उनका, और ऐसे वो भोपाल आए। भोपाल आना भी ट्रक से हुआ? भोपाल पहली बार वो ट्रक से आए थे। बड़ा फिल्मी लगता है, पर दिस इज़ ट्रूथ। और मतलब मैं भी कल्पना नहीं कर सकता कि उस जगह से यहाँ तक कैसे उन्होंने मेहनत, किस तरह से पहुँचे होंगे। मैंने उनका संघर्ष देखा है, पर मैं भी इस घटना के 15 साल बाद आया, तो वो 15 साल और भी ज़्यादा संघर्ष रहा होगा, पर उन्होंने किसी तरह से किया। यहाँ पे स्कॉलरशिप मिली हुई थी उनको। स्कॉलरशिप 150 रुपये महीना मिलती थी तब। 150 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो 40 रुपये अपने खर्चे के लिए बचा के 110 रुपये वो घर भेज देते थे। और 5 साल की इंजीनियरिंग होती थी तब। 5 साल इंजीनियरिंग करने के बाद फिर उस समय एक नॉर्वेजियन स्कॉलरशिप मिलती थी, जिसमें नॉर्वेजियन गवर्नमेंट आपकी पूरे एक्सपेंसेस पे करके आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की एजुकेशन किसी अच्छी नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी में लेने का मौका देती थी। तो ही अप्लाइड फॉर इट, ही गॉट थ्रू। और वो नॉर्वे में, नॉर्दर्न नॉर्वे में एक यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रॉन्डहाइम है। यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रॉन्डहाइम में जाके उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फेलोशिप करी। वो बताते हैं कि उनको नहीं पता था कि पैसे कैसे लेके जाने हैं, या पैसों को पॉन्ड्स में या जो भी वहाँ की करेंसी उसमें कैसे कन्वर्ट करना है। उनकी फ़्लाइट यहाँ दिल्ली से पेरिस की थी, और पेरिस से ऑनवर्ड्स टू ओस्लो, ओस्लो से गाड़ी आनी थी जो ट्रॉन्डहाइम लेके जाती। तो दिल्ली से पेरिस पहुँचे तो भूख लगी, जेब में पैसे नहीं थे। यंग लड़के तो थे ही, कितने मतलब 21-22 साल के लड़के तो थे ही। घर की याद भी आ रही थी, तो आंखों से आंसू आ गए। अब उनके अलावा भारत से केवल एक और दूसरे लड़के को स्कॉलरशिप मिली थी, दिल्ली के अच्छे परिवार से था वो।
तो उसने उनको कॉफ़ी पिलाई, और वो जो कॉफ़ी की जो 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 एक तरह से एहसान उनके ऊपर चढ़ गया था, वो उन्होंने आखिरी दिन तक निभाया, और मैंने उनको निभाते हुए देखा. तो दिस इज़ हाउ हिज जर्नी स्टार्टेड. हर तरह से संघर्ष करते हुए किस तरह आगे निकले. और फिर जब पता चला कि दादाजी का पूरा पैसा उस पर्टिकुलर बैंक की बैंकरप्सी की वजह से चला गया है, तो वापस आए और आकर फिर अपना यहाँ का संघर्ष चालू किया. सबसे पहले तो घर में 2 बहनें थी, उनकी शादी करानी थी, और उसके बाद फिर बहुत सारे संघर्ष थे. नौकरी करनी थी, शादी हो गई थी 1989 में, तो माता जी आ गई थी 90 में, मैं आ गया था. तो जिम्मेदारियाँ आती गई, लेते गए. और उसके बाद भी ही ऑलवेज वांटेड टू वर्क. उनका जो इनिशियल थॉट था एजुकेशन में जाने का, क्योंकि उन्होंने हार्डशिप्स देखी थी, उनके लिए एजुकेशन लेना भी एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस था. तो अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा को समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंचाना वो चाहते थे. और इसलिए उन्होंने मानसरोवर को चालू किया. ना केवल शिक्षा को, पर अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा को. क्योंकि होता ये हमारे समाज में कि कोई भी चीज़ जब प्राइवेटाइज होती है तो वो कमर्शियलाइज हो जाती है. बड़े बड़े प्लेयर्स आ जाते हैं, बड़े प्लेयर, छोटे प्लेयर, मंझले प्लेयर, डज नॉट मैटर. पर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का इनिशियल एटीट्यूड पैसे कमाने की तरफ होता है, और सर्विस देने की तरफ शायद उतना वो ध्यान नहीं दे पाते. मतलब नॉट एवरीबॉडी, देयर आर वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो. पर जो हम बाज़ार में देखते हैं जब निकलते हैं, तो यूजुअली जो सीन हमको दिखता है वो यही दिखता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का एक जो मोडस ऑपरेंडी है वो बहुत ज़्यादा शायद एथिकल नहीं होता. माई फादर वॉन्टेड टू चेंज दैट. वो चाहते थे कि हम एक ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलें जहाँ पे हर वर्ग का बच्चा आके पढ़े, और हर वर्ग के बच्चे को उसी स्टैंडर्ड की, उसी क्वालिटी की शिक्षा मिल सके जो वो डिज़र्व करता है. और ऐसा हुआ, आज हो रहा है. दिस इज़ अ ड्रीम कम ट्रू. और मानसरोवर के माध्यम से हम देख पाते हैं कि किस तरह से एक सोच, एक विचार एक मिशन में कन्वर्ट होती है, और एक मिशन कितने लोगों के जीवन को बदल जाता है. अब नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा तो मैं उस पर फोकस करना चाहूँगा कि आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है एज एन एंटरप्रेन्योर. मतलब बहुत सारे कोर्स भी है, आपका ही नेटवर्क, आपकी नेटवर्थ है. भोपाल मध्य प्रदेश शहर में, मध्य प्रदेश में देखा जा सकता है. मतलब आप हर जितने भी पावरफुल लोग हैं सबके आप एक कांटेक्ट हुए हैं. मतलब आपके फ़ोन में ही होगा सबका कांटेक्ट. सो ये नेटवर्क एक्चुअल में आज एक बिल्कुल लेमैन इंसान है जो एंटरप्रेन्योरशिप चालू करने वाला है. तो ये नेटवर्किंग का क्या सीक्रेट रहता है? मतलब इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, बहुत सारी चीज़. तो आपके सेंस में क्या रहता है कि नेटवर्किंग किस तरीके से हो सकती है, कैसे अच्छे लोगों से मिल सकते हैं? मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी डेस्परेट रहा एक नेटवर्क बनाने के लिए. मैं जब भोपाल आया और मैंने जब काम चालू किया, तब मानसरोवर वॉज नॉट अ ब्रांड. मैं कहीं पे जाता था और मैं बोलता था मैं मानसरोवर से हूँ, तो मुझे 15 मिनट तो उनको समझाने में लगते थे कि है क्या मानसरोवर और कहाँ पे है भोपाल शहर में. तो मेरा जो इनिशियल मोटिव था वो ये था कि मुझे मानसरोवर को ब्रांड बनाना है. तो ब्रांड बनाने के लिए, उसकी ब्रांडिंग करने, मार्केटिंग करने, प्रमोशन करने के लिए जो भी करना चाहिए वो मैंने करना चालू किया. और व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी एज एन एंटरप्रेन्योर, मुझे अब 12 साल हो गए. 12 साल में बहुत प्रकार के लोगों से मिलना हुआ. कभी मुझे उनसे काम था तो मैं उनके पास गया, कभी उनको भी मुझसे काम था तो वो मेरे पास आए. पर यंगस्टर्स को स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि हम कई बार रियलाइज़ नहीं करते कि हम उस पर्टिकुलर रिलेशन को परस्यू नहीं करते. मैं तेरे पास आया, मुझे कोई काम है, तूने मेरा काम कर दिया. हो सकता है कि हमारे बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो, या दोस्ती यारी में हो जाए, संबंधों में हो जाए, या किसी के थ्रू हो जाए, जो भी है. पर इवेंचुअली वो जो एक रिलेशनशिप है, इट शुड नॉट एंड एट दैट मोमेंट. ये रिलेशनशिप को कंसिस्टेंटली परस्यू करके और उसको बनाए रखने का प्रयास अगर आप करते हो, तो आपके इवेंचुअल जो कनेक्ट है या इवेंचुअल जो नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल हो जाता है. दूसरी बात ये होती है कि आपकी इंटीग्रिटी. अगर मैं अपने संबंधों में ईमानदार नहीं हूँ
तो मेरा जो फीडबैक जाएगा मार्केट में वो बहुत गड़बड़ जाएगा। और मार्केट जो है वो ओपन है, सबको पता चल सबको जाता मालूम चल जाता है कि कौन कैसा है। है। तो आपको अपने आचरण में और अपने व्यवहार में और हर चीज़ में आपको ईमानदार होना ज़रूरी है। यू शुड हैव अ मोरल, यू शुड हैव अ सेट ऑफ एथिक्स, और आपको कमिटमेंट का पक्का होना पड़ेगा। और अगर आप अच्छा काम करते हैं, 4 लोग आपके लिए अच्छा बोलते हैं, तो लोग खुद आएंगे आपके पास, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्वयं से भी ईमानदार हैं, सामने वाले जिस व्यक्ति के से आप बात कर रहे हैं उससे भी ईमानदार हैं, तो पीपल विल कम टू यू और लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। मैं लकी हूँ कि बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं प्रदेश के, शहर के, देश के, और उन्होंने भी हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है। ज़्यादातर लोग जो बड़े हैं मुझसे वो सब मेरे मेंटर्स हैं, और ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके नाम मैं सोच पा रहा हूँ, बोलना उचित नहीं है, पर मैं जानता हूँ कि इफ़ आई एम इन ट्रबल तो वो मेरे लिए खड़े होंगे। मैं उनके पास जाऊँगा तो मुझे उनसे मदद मिलेगी। तो इसमें ईश्वर का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा इनफैक्ट उन्हीं का हाथ है, और ये उन्हीं की कृपा दृष्टि है कि सही समय पे सही लोग मिल जाते हैं, और उसके बाद फिर थोड़ी बहुत मेरी मेहनत है कि उन सही लोगों को संभाल के उस रिलेशनशिप को संजो के रखने का मैं प्रयास करता हूँ। अभी ईश्वर की बात आई तो उसके बाद हार्डशिप की भी बात आई, तो सबसे पहले एक स्पिरिचुअलिटी ने कितनी हेल्प करी आपके पूरे जर्नी में, प्लस कोई सा ऐसा इंसिडेंट कि बिल्कुल डेड पॉइंट है ये, कि बिल्कुल कोई बड़ी दिक्कत बोल सकते हैं, और कुछ करा भगवान ने, मतलब जो आपने एक्चुअल फील कराया, फिर भगवान को फील कराया, वो पावर को फील कराया। कुछ लोग भगवान को नहीं मानते, बोलते हैं वो पावर है, ठीक है, उन सबका अलग अलग रहता है। तो आपका क्या प्रोस्पेक्टिव है, किस तरीके से आप देखते हैं? बिल्कुल, ये तो हर दिन कभी ना कभी मुझे एहसास होता है कि ईश्वर मेरे साथ है, क्योंकि समस्याएं रोज़ आती हैं, अच्छी खासी आती है, कभी छोटी। जर्नी कब चालू हुई है स्पिरिचुअलिटी की? फर्स्ट एक बार इंटरेक्शन मुझे याद नहीं है ऐसा टाइम जब मैं पूजा पाठ से, ईश्वर से नहीं जुड़ा रहा। बचपन से मेरे घर की जो व्यवस्था थी, जो परिवार में मेरे दादी, मेरे दादाजी, हम लोग सब साथ में रहते थे, होल फैमिली थी, और आखिरी दिन तक, जब तक दादी दादाजी रहे, हम लोग उनके साथ में रहे। तो दादी भी सुबह उठ के नहा धो के सबसे पहले पूजा करने जाती थी, फिर आके अखबार पढ़ के नाश्ता करती थी। दादाजी का भी ये रूटीन था, पिताजी का भी ये रूटीन था, माताजी का भी ये था। तो ये तो जेनेटिक है। और लोग गॉड फियरिंग कहते हैं अंग्रेजी में, ईश्वर से डरने वाला। तो हम लोग ईश्वर से डरते नहीं हैं, प्यार करते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं, और यह उनसे जुड़ के रहना, उनकी भक्ति करना, उनके प्रति श्रद्धा रखना, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इट इज़, मतलब इट्स नेचुरल, ये सांस लेने जैसा है मेरे लिए, कि वो हो रहा है अपने आप, मैं उसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ, मैं कभी एफर्ट नहीं लगा रहा हूँ, बस मन से इच्छा होती है कि प्रभु के दर्शन करने हैं, सुंदरकांड कराना है, रामायण पाठ सुनना है, या रामायण पाठ करना है, रामचरितमानस का पाठ करना है, और मैं करता हूँ। मेरे को इसमें कोई ना तो गर्व महसूस होता है, ना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, या इनफैक्ट मुझे ये लगता ही नहीं कि कोई काम है। इट्स जस्ट एज रूटीन, सिंपल फॉर मी एज एनीथिंग एल्स, एज ब्रीदिंग, एज टॉकिंग, और होता है ना, एक जस्ट पार्ट ऑफ मी। मेरे लिए एक ज़रूरी चीज़ है, एक हिस्सा है, एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना शायद मैं जी भी नहीं सकता। सो मेरे यहाँ क्या है कि पापा को मैंने जब से देखा है, सुबह शाम उनकी पूजा पक्की है। मम्मी की सुबह की पूजा कम से कम 1 घंटे की, तो वो बहुत पाठ करा करती थी, बहुत पाठ करा करती थी, तो बचपन से थोड़ा सा जुड़ाव तो हो गया था। बट आपने रामचरितमानस, रामायण जी का किया, बट मैंने एक बार लॉकडाउन से पहले जस्ट ब्राह्मण फैमिली में ही अपना तो पूजा पाठ चलती रहती, जब पढ़ा था। उसके बाद मेरी बहुत लाइफ चेंज हुई थी, फिर मैंने भगवत गीता पढ़ी थी, उसके बाद हुई थी। फिर एक बार जब अपनी बात चल रही थी, तो आपने बोला कि रामायण पढ़। मैंने वापस पढ़ना स्टार्ट करा, और एक अलग ग्रोथ खुद के सेंस में देख सकते हैं, हर सेंस में
पर्सनली, बिजनेस वाइज, उसमें है। सो कोई सा एक आपका वो एक्सपीरियंस की जो अब आपने फील करा हो, ऐसा कोई सा है, कोई स्पेसिफिक जब कहानी? मैंने तो चलता रहता है और ये केवल ईश्वर के हाथ में है। हम्म, मैं जब तक लिखी नहीं होगी तो मैं किसी का गलत भी नहीं कर सकता, सही भी नहीं कर सकता। ये केवल ईश्वर की सत्ता है। और जो वो 13 से लेके 20 तक के वो 7-8 साल थे, उसमें रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांगली हुआ। क्योंकि आप जब बिल्कुल ज़मीन पे आ जाते हो, जब आप हार मान चुके होते हो, जब आपको लगता है कि यार घर पे भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा, आपके ऑफिस के प्रोफेशनल फ्रंट पे भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा, और उसके बाद चीज़ें अनवाइंड होनी चालू होती है, कुछ अच्छे लोग आते हैं जिनकी आपको मदद मिलती है, जो स्वयं ईश्वर ने भेजे होते हैं, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आपके मन में कुछ अच्छे विचार आते हैं या कोई सोल्यूशंस आते हैं जो कि सॉल्व कर देते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को। तो ये दिस इज़ डिवाइन इंटरवेंशन, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और दिस इज़ व्हाट आई वेरी स्ट्रांगली फेल्ट इन दोस 6-7 years। इसमें आपने बहुत ईजिली, मतलब ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छा पर्सन भी हैं, प्लस अच्छे बेटे भी हैं, तो आपने पिताजी को बहुत क्रेडिट दिया। बट ये चीज़ मेंटेन होते जा रही है, माँ का भी बहुत बड़ा हाथ है। बट आप भी लीड कर रहे हो, आप भी बहुत अच्छा, मतलब इसको ग्रो ही हो रहा है, नीचे नहीं गया। कांस्टेंट चलाना भी एक ठीक है, चलता है, बट ग्रो ही हुआ है। सो आपका भी बहुत संघर्ष रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं और जानना चाहूँगा। संघर्ष तो कोई विशेष संघर्ष नहीं था। मुझे लगता है कि जो संघर्ष शायद आपका हुआ है या किसी और व्यक्ति का हुआ है, हर व्यक्ति के जीवन में वही संघर्ष रहता है। इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप कोप कैसे करते हो। या तो आप हार जाते हो, या आप दुखी हो जाते हो, या आप गलत हैबिट्स में पड़ जाते हो, या आप गलत संगत में पड़ जाते हो, या फिर आप लड़ते हो और जीतते हो। आई चोज टू फाइट एंड विद गॉड्स ग्रेस आई वन। बहुत अच्छे से स्मूथली एक अच्छा डिप्लोमेटिक आंसर से निकले। थोड़ा माँ के मतलब आपका माँ से रिलेशन बहुत अच्छा है, पिताजी से कैसा रिलेशन था? प्लस क्लोज एक रहता है ना कि बहुत क्लोज टाइम आ गया, कि बहुत प्यार, एक समय था कि जब बिल्कुल ही बहुत प्यार था। प्यार तो हमेशा ही रहता है माता पिता से, बट एक बहुत ही, मतलब बचपन में मेरे को, जैसे पापा मेरे ही अच्छे के लिए बोलते थे, बट मेरा ये था कि भैंस चराएगा तू। मैं बीच में मेरे बड़े भैया थे, ताऊ जी के लड़के, सोनू भैया, तो हम लोगों ने चालू करा, हमने 3 बिजनेस करे, तीनों फेल हुए। हमने एक टी शर्ट का बिजनेस करा, तो हमने 10 टी शर्ट 10 या 20 प्रिंट करवा ली थी, अपना टाइम आएगा वाली, उस टाइम मूवी निकली थी। हम 2 बेच पाए, वो फेल हुआ। फिर उसके बाद हमने फूड वैन चालू करी, तो मैं वैन चला के ले जाता था, भैया पीछे पीछे आ रहे, वो करा। फिर भैया ने एक तंदूरी चाय करके लाल घाटी पे दुकान चालू करी, वो फेल हुआ। तो उसकी बड़ी रील आती थी तंदूरी चाय की, आती थी, बट हमारा उस टाइम में सोशल मीडिया की एंट्रेंस ही नहीं हुई थी। थोड़ा बहुत पता था मुझे, इसके बारे में तब मैं गया ही नहीं था। उस टाइम में यूट्यूबर हुआ करता था, वही टेक्निकल वीडियो और ये सब डाला करता था। तो उस टाइम ऑफकोर्स वो मोटिवेट करने का उनका तरीका होगा, तो पढ़ाई कर लो, तो नहीं तो भैंस चलाएगा, यही चाय बनाना तो यूँ होता था। बट अभी जब 11-12 से जब थोड़ा वो हो गया, पापा बहुत स्मूथ हो गए, किसी चीज़ के लिए कुछ रोक टोक नहीं, कभी पूछना नहीं कि कुछ, मतलब बहुत ट्रस्ट हो गया। तो एक वो बहुत क्लोज अभी वो है, मतलब लोगों का जो मैं देख पाता हूँ, बहुत सारे लोगों को देखा कि खुद के पिताजी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं है, माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, बोलने का तरीका यार मुझे लगता है ना कि शायद पहले भी मैंने बात बोली है कि भाई बहन का तो ऑल्टरनेटिव मिल जाता है। आप घर से बाहर निकलते हो, 4 दोस्त बनते हैं, कुछ दोस्त भाई से ही बढ़ के हो जाते हैं, कुछ आपकी फीमेल फ्रेंड्स बनती हैं, वो बहनों से ही बढ़ के हो जाती हैं। तो ये तो ऑल्टरनेटिव मिल जाता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि, पर एक बार रिप्लेसमेंट भाई बहन का किया जा सकता है। आई एम श्योर बहुत लोग एग्री नहीं करेंगे, पर ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है। पर माता पिता का रिप्लेसमेंट कहीं नहीं होता। आपके पेरेंट्स का, आपके फादर का, आपकी मदर का, और उनका जो आपके प्रति प्रेम है, जो चिंता है, उसका रिप्लेसमेंट कभी नहीं होता।
मैं एक फादर हूँ, मेरे 2 लड़के हैं, 2 बेटे हैं, एक बड़ा है थोड़ा 6 साल का, एक बहुत ही छोटा है 6 महीने का भी नहीं है अभी। बहुत ही छोटा। तो मुझे जब वो हुआ, जब पहली बार स्तव्य आया 2017 में, तो रियलाइज़ हुआ कि एक पिता के विचार क्या होते हैं, उनकी सोच क्या होती है, उनकी चिंता क्या होती है। आज भी स्तव्य स्कूल से 1 बजे आने का टाइम है, मेरे वो ऑफिस में मैंने घर के गेट के सामने कैमरा लगा रखा है सिर्फ इसलिए कि स्तव्य आए तो मुझे दिखे या कहीं जाए तो मुझे दिखे। तो वो 1:02 भी हो जाते हैं तो ऐसा लगने लगता है दुनिया ख़त्म होगी। तो ये एक पिता के विचार होते हैं, और उसको समझना उस समय पॉसिबल नहीं होता जब हम वो चिंगे पुंगे निब्बा निब्बी होते हैं। उसको समझना तभी आदमी चालू करता है जब वो खुद एक पिता बनता है, जब उसके ऊपर खुद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो कुछ और है यार। मतलब मैं भी ये सोचता था कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी जैसी फील नहीं होती। मतलब जिम्मेदारी तो वो होती है जो कि आपको मतलब निभानी पड़ती, मजबूरी। वो मजबूरी नहीं है। वो पिता अगर आपके पीछे पड़ा है या आपके अच्छे के बारे में बात कर रहा है या आपसे प्रेम कर रहा है या चिंता कर रहा है आपकी, तो वो उसकी मजबूरी नहीं है। वो चाहता है, ही वांट्स टू यू टू बी सक्सेसफुल। हमारा दोस्त अगर हमसे ज़्यादा नंबर ले आता है ना तो बड़ा बुरा लगता है, भले ही वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त, कितना ही अच्छा दोस्त। पर जब आपका बेटा, जब एक पिता का बेटा उससे अच्छा करता है, जब समाज में उस पिता को अपने बेटे के नाम से जाना जाता है, तो उसके लिए उससे बड़ी गर्व की बात कोई नहीं होती। मेरे पापा एक ही स्टोरी कभी बार बार रिपीट कर देते हैं। तो पापा बैंक जाते हैं, तो बैंक में जो है उन सबको पता चल गया, तो वो जब भी पापा जाते हैं तो और लड़का आ गया क्या, उससे बात करवा दो एक बार। तो वो करते, तो बहुत खुश होके करते हैं। ये खुशी और किसी के लिए नहीं हो सकती। ये उनका सगा भाई अगर उनसे, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, पर अगर उनका सगा भाई उनसे अच्छा कर रहा होता तो भी एक हल्की सी जलन या वो होती। पर एक पिता के लिए अगर उसका बेटा अच्छा कर रहा है ना, तो उससे उसको मतलब he'll only feel proud, क्योंकि आप उनके अंश हो। यू आर पार्ट ऑफ योर फादर, यू पार्ट ऑफ योर मदर, यू आर एन एक्सटेंशन ऑफ योर पेरेंट्स। तो उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। और मेरे को ये बात शायद मेरी माताजी इस मामले में, शी इज़ अ वेरी गुड मदर, तो उन्होंने बहुत पहले रियलाइज़ करवा दी थी, और मैंने खुद रियलाइज़ किया था। ऐसा नहीं था कि कोई बोल बोल के सिखा रहा है। इट्स जस्ट दैट आई रियलाइज्ड माई सेल्फ कि जो स्पेस है, जो जगह है मेरे पेरेंट्स की, वो और कोई नहीं ले सकता। और क्यों नहीं ले सकता ये भी मुझे रियलाइज़ हो गया था। तो कभी वो वैसा रहा ही नहीं कभी। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं कभी माताजी से लड़ाऊँगा, और मेरे पिता ने तो कभी मेरे को ज़ोर से डांटा भी नहीं, कभी कुछ बोला भी नहीं। इनफैक्ट माताजी ज़रूर कभी डांट देती थी तो पिताजी रोक देते थे, बोलते नहीं बहुत अच्छा कर रहा है वो। तो ये एक अलग रिलेशनशिप है। और मेरा एक्सपीरियंस शायद दूसरे बच्चों के या दूसरे पेरेंट्स के एक्सपीरियंस से अलग हो सकता है, बट विद गॉड्स ग्रेस माय एक्सपीरियंस हैज़ बीन वेरी गुड। बहुत बढ़िया। आज जस्ट फॉर एग्जांपल, कभी भी ना हो, जस्ट यूथ के लिए, कि आज जो आपकी लर्निंग्स है इतने सालों की, आज फॉर एग्जांपल आपका नाम आपसे हटा दिया जाता है, आप एक सामान्य लड़के हैं, आपके पास एक्सपीरियंस पूरा है, आप आपका नेटवर्क यूज़ नहीं कर सकते, आप आपका नाम यूज़ नहीं कर सकते, और आपको वापस बिल्टअप करना है ये सब चीज़ें। सो क्या एक्शन ऑफ स्टेप्स होंगे कि क्या क्या आप करोगे अगले 10 साल में, अगले 5 साल में, जो भी आपके है, इस सब चीज़ को रीबिल्ड करने के लिए? मतलब इसमें बहुत डिटेल में भी आप जा सकते हो कि सबसे पहले आपके पास घर है तो क्या, मतलब जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, घर है तो क्या रेंट पे शिफ्ट हो जाओगे, वहाँ से कैपिटल ले लोगे, या फिर जो पैसा आएगा तो मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूँगा? तो एक बिल्कुल जो आपका एक्सपीरियंस है, या फिर आप किसी को बता रहे हो कि एक ये भैया है हमारे रिंकू भैया, इनको आज आपको पूरापन गाइड कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, आपको ये एक्शन ऑफ स्टेप्स लेने हैं, रियल एस्टेट में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, रियल एस्टेट में नहीं करना तो गोल्ड में इतना % करना है, अभी शौक नहीं पूरे करने हैं, ये चीज़ें करनी है। तो वो एक गाइडेंस पूरा आपके अभी तक के एक्सपीरियंस के साथ। 2 चीज़ें कहूँगा इसमें। एक तो बनाने वाला अलग होता है और चलाने वाला अलग होता है।
तो मैं चलाने वाला हूँ, बनाने वाला नहीं हूँ। तो मुझे नहीं पता कि ज़ीरो से कैसे बनाया जाता है। ये तो शायद मेरे पिता से पूछते तो वो ज़्यादा बेहतर बता पाते। पर एक चीज़ ज़रूर है कि आदमी को अपने मन को मार के बनाना पड़ता है। तो पिताजी और माताजी की शादी हुई थी, तो शादी के बाद तुरंत बैंगलोर जाने का उनका एक प्लान था, एक वो शादी के बाद जो होता है। तो उस समय एक सब पापा इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर होते थे, तो एक कॉन्ट्रैक्ट था, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें 10,000 रुपये की डिपॉजिट जमा होनी थी उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए, और 10,000 रुपये शायद पिताजी को उस बैंगलोर की ट्रिप के लिए जमा करने थे। माताजी को ये बात पता चली, तो उन्होंने बोला कि ये 10,000 रुपये आप उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने में जमा कर दो, ये घूमना फिरना अपन बाद में कर लेंगे। और उसके बाद माताजी पिताजी कभी जा नहीं पाए। तो ये एक टिल 2020 कहीं भी नहीं, मतलब अच्छा। इन जनरल जैसे मैं कॉलेज गया तो बैंगलोर जाना हुआ, तब माताजी ने मुझे ये बात बताई, क्योंकि मैं बैंगलोर में ही पढ़ा। पर बाकी इन सच एज सच पिलग्रिमेज वगैरह पे तो जाते ही थे, पूजा पाठ वगैरह की चीज़ों पे। पर वो जो एक आप शादी के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आपका हनीमून होता है, जब आप पहली बार अपनी बीवी या अपने पति के साथ कहीं जाते हो। वो समय बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी होता है कि आप एक दूसरे को समझ पाते हो, क्योंकि हमारे देश में जहाँ पे अरेंज मैरिजेस होती है, वहाँ पे पहले एक परिवार दूसरे परिवार को समझता है, और शादियाँ दो परिवारों के बीच में होती हैं, और उन दो परिवारों के बीच में जब शादी हो जाती है, तब लड़का और लड़की को बोला जाता है कि अब तुम जाओ एक दूसरे को समझो। तब लड़का और लड़की वो 10-15 दिन के लिए हनीमून के नाम पे वो घूमने के लिए जाते हैं, और फिर एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जानते हैं। तो वो समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे देश में, और वो कभी दोबारा नहीं होता। एनी अदर ट्रिप विल नॉट बी लाइक दैट, बिकॉज आई एम मैरिड, आई कैन टेल यू दिस। आपकी कोई भी दूसरी ट्रिप जो ट्रिप होगी वो उसको मैच नहीं कर सकती। ये एक डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है, एक डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। पहली बार आप जब जाते हो, या पहली बार कोई भी चीज़ आप करते हो, विच इज़ लाइक फॉर इन दिस केस ट्रैवलिंग विथ योर पार्टनर फॉर द फर्स्ट टाइम, उसका एक अपना ही क्या कहते हैं, इट्स एक्सपीरियंस, एक अपना ही अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है। इट्स वेरी वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी स्पिरिचुअल लेवल से, क्योंकि आप सोल सर्चिंग पे निकले हो। आप एक दूसरे के बारे में, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको इस व्यक्ति के साथ अपना पूरा जीवन बिताना है। वी इन इंडिया, हमारे कल्चर में शादी परमानेंट होती है। वो एक वो आया था वीडियो कि इंग्लिश में डाइवोर्स बोलते हैं, उर्दू में तलाक बोलते हैं, हिंदी में कोई हिंदी में वर्ड क्या है? तो ये तो शादी हो जाती है, उसके बाद आप जीवन भर साथ में रहते हो। यहाँ पे इट्स अ परमानेंट थिंग, आखिरी दिन तक आप साथ में रहते हो। और आखिरी दिन तक क्या, हमारे यहाँ तो 7 जन्मों के लिए होती है। तो साथी जो है वो एक आध जन्म का भी केस नहीं भैया, तो 7 जन्मों का लेखा जोखा है। तो ट्रूथ ऑफ द मैटर इज कि ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, पर मैंने जीवन भर भी देखा कि किस तरह से उन्होंने त्याग किए, प्रॉब्लम्स को झेला और आगे बढ़े। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने के लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, बहुत सारा पेपर वर्क लगता है, और एजुकेशन इज़ अ वेरी इट्स नॉट एन ईजी थिंग। आप दुकान में जाते हो एक मोबाइल ख़रीदने के लिए, 25-30 हज़ार का मोबाइल है, आप दुकान वाले की जान खा जाते हो कि भाई भैया रैम कितनी है, प्रोसेसर कितना है, आईडी का वो क्या होता है, कौन सा एसडी कार्ड कितने जीबी का डल रहा है, और ये प्रोसेसर तो पुराना हो गया है, अब तो नया मॉडल आ गया है इसका। तो दुनिया की चीज़ें आप उससे पूछ लेते हो, कैमरा कैसा है, पीछे का कैसा है, सामने का कैसा है, जान भर नहीं लेते उसकी मोबाइल खरीदते के टाइम। अब आप इमेजिन करो, एक माँ बाप अपने बच्चे को मेरे पास उसकी पढ़ाई के लिए, अपने बेटे को या बेटी को, जो कि उनके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अपनी पढ़ाई के लिए मेरे पास छोड़ के जा रहे हैं। वो कितना बड़ा भरोसा उनको करना पड़ा होगा। जब आप मोबाइल लेते समय इतना बड़ा भरोसा करने के लिए इतने सवाल पूछ रहे हो, तो उनके मन में कितने सवाल होते होंगे। तो इट्स नॉट एन ईजी टास्क।
आपके यहाँ पे किसी माँ बाप का बच्चा अगर 6 घंटे, इन केस ऑफ स्कूल 6-7 घंटे के लिए आ रहा है, या इन केस ऑफ हायर एजुकेशन 3-4 साल 5 साल के लिए आ रहा है, क्योंकि हॉस्टल में रहता है, हॉस्टल में रह के पढ़ाई करता है, तो देयर आर गुड नंबर ऑफ नॉर्म्स दैट यू हैव टू फॉलो. सेंट्रल लेवल पे काउंसिल्स हैं, कमीशंस हैं, स्टेट लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमीशन है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन है. देयर आर एन नंबर ऑफ अथॉरिटीज़ जिनको आपको कंप्लाई करना पड़ता है, और उसके बाद यू आर एबल टू स्टार्ट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. अगर सब कुछ ख़त्म हो जाता है, एंड इफ़ आई गो बैक, तो I might not start an educational institution. I might venture into online education or edtech or something like that. क्योंकि अब एक फिजिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चालू करना हैज़ बिकम ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, इट्स वेरी कैपेक्स इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव काम है, बहुत महंगा हो गया है आपको बिल्डिंगें बनाना. और नॉर्म्स भी जो हैं समय के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमने स्कूल खोला था तब जो CBSE के नॉर्म्स थे और आज के डेट में जो CBSE के नॉर्म्स है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी इज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव. इवेंचुअली AI विल बिकम अ मैंडेट इन द स्कूल्स. न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी बहुत सारी ऐसी मैंडेट्स आ गई हैं which you will have to apply in the school. हायर एजुकेशन में भी मल्टीपल एंट्री एग्जिट की बात होने लगी है. तो एक बच्चा इंजीनियरिंग करने आया, अगले साल बोला नहीं मेरे को तो हिस्ट्री पढ़नी है, तो पढ़ानी पड़ेगी. अभी एक बच्चा अगर डेंटल करने के लिए आता है या इंजीनियरिंग करने के लिए आता है, तो ये तय है कि वो 4 साल के लिए रहेगा और 4 साल की उस बैच की फ़ीस आएगी. कल को ये बच्चा अगर फर्स्ट ईयर में छोड़ के चला जाता है, तो हम उसको अलाउ भी करना पड़ेगा और उसको सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा. तो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं एजुकेशन में. तो आई डोंट थिंक सो दैट इफ थिंग्स डू नॉट वर्क आउट, आई विल बी कमिंग बैक टू एजुकेशन. अभी ऑलरेडी सिंस वी हैव अ सर्टेन सेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी हैव अ ब्रांड नेम एंड द नेटवर्क, वी आर एबल टू डू थिंग्स. बट इट्स नॉट वेरी ईजी. इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, बट यू नो, डिवाइन इंटरवेंशन और हमारी थोड़ी बहुत इच्छा शक्ति और प्रयासों से चल रहा है. लव वाला एंगल बच रहा था, बट उससे पहले लव वाले एंगल से भी पहले, मतलब लव एंगल के 3 प्रोस्पेक्टिव, मतलब जब आप बात कर रहे थे तो मेरे को क्वेश्चंस आ रहे थे. उससे पहले अभी आपने बताया कि बड़े बड़े मतलब नॉर्म्स चेंज होते जा रहे हैं. अभी मतलब मैं कल आपकी बात सुन रहा था कि आजकल जो हॉस्पिटल्स के नॉर्म्स हैं, तो उसको अभी ये हुआ है कि 100 अंबानी जी खोल रहे हैं, 100 अदानी जी खोल रहे हैं, तो नॉर्म्स भी पूरे चेंज हो रहे हैं. तो क्या कुछ लोग ऐसा मतलब बोला जाता है, अब जैसे जो एंटी मोदी जी हैं, कि वो लोग सब उनके लिए ही हो रहा है, सब जितनी भी चीज़ें निकल के आती हैं, जो भी लाइसेंस आ रहा है या वो आ रहा है, वो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं कि सिर्फ वही लोग पूरा कर पाएंगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे. तो इस चीज़ को आप देखते हो अभी तक? नहीं, देखो क्या है कि कोई भी चीज़, सरकार क्या है, सरकार इज़ यू एंड मी. हम लोग जो टैक्स पे करते हैं, दैट इज़ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू. और जो डायरेक्ट टैक्स पेयर्स हैं इंडिया में, दे आर लेस देन 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. तो सरकार के पास जो रेवेन्यू आ रहा है वो कोई बहुत खास नहीं आ रहा है. जबकि हम, मतलब देखा जाए तो हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 3.5 ट्रिलियन से ऊपर जा चुके हैं, यूके से बड़ी इकोनॉमी है. पर स्टिल जो साइज़ है हमारे इस देश का और जो लोग हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पाना सरकार के लिए अकेले पॉसिबल नहीं है. प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़रूरत है. आज भी एजुकेशन के मामले में अगर आप देखें तो हायर एजुकेशन में जो टोटल मार्केट शेयर है प्राइवेट एजुकेशन का, वो 60% से ऊपर है. मतलब अगर 100 बच्चा कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है देश में, तो 60 बच्चा प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, 40 बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है. तो नॉर्म्स जब सरकार बनाने बैठती है, तो उसको दोनों को कंसिडर करना पड़ता है. उसको ये भी सोचना पड़ता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अपने चैलेंजेस हैं जो सरकार को भी मालूम है, वो कैसे कंप्लाई करेंगे. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अपने अलग चैलेंजेस हैं, वो भी सरकार को तो ऑब्वियसली मालूम ही है, तो वो कैसे कंप्लाई करेंगे. तो
based on the best practices, what is the best compliance that can be mandated. तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड रेगुलेशन बनता है, उस मिनिमम स्टैंडर्ड रेगुलेशन के आधार पर आपको इंस्टीट्यूशन की परमिशन मिलती है. पर जो मिनिमम स्टैंडर्ड रेगुलेशन है ये केवल आपकी बेसिक परमिशन के लिए है. जो आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो उसके लिए भी एजेंसियां हैं, जैसे नैक है, NABH तो हॉस्पिटल्स के लिए होता है, NBA है, NIRF है. ये सारी एजेंसियाँ कोई आपको रैंकिंग देती है, कोई आपको ग्रेडिंग देती है, और इनके माध्यम से आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है. हमारे देश में कुछ इंस्टीट्यूशंस ऑफ एलिगेंस या एमिनेंस कुछ हैं, इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस भी हैं. 4 या 5 यूनिवर्सिटीज़ को इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस भी बनाया गया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को. तो नॉर्म्स, जो बेसिक फंडामेंटल नॉर्म्स हैं, ये फंडामेंटल नॉर्म्स किसी व्यक्ति विशेष को देख के नहीं बनते. बहुत सारी कॉन्स्टेंट्स को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड भी हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड भी हैं. तो ये एक मिथ है. होता ये है कि जब भी कुछ गलत होता है तो हमें फिंगर्स पॉइंट करने की आदत है. तो अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं ये कह दूं कि आर्यन त्रिपाठी के लिए इन्होंने चेंज किया है और इसलिए मेरे साथ गलत हो रहा है. तो ये कहानियाँ हैं, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, इट्स द मैटर ऑफ रेट्रोस्पेक्शन. पर इवेंचुअली जो भी नॉर्म्स हैं वो तो कंप्लाई करने पड़ेंगे. दैट इज़ व्हेन एंड यू कैन स्टार्ट एन इंस्टीट्यूशन वंस यू कंप्लाई द मिनिमम स्टैंडर्ड रेगुलेशंस. सो अब आते हैं लव लाइफ में. आप मुझे बोलते रहते हैं जल्दी शादी कर लेना, 24-25 की 25 की बिल्कुल करनी चाहिए. मैं तो कहता हूँ जिस दिन सेटल हो जाओ उस दिन करनी चाहिए. 18 साल की उम्र में नहीं, 21 है ना, 21 साल की उम्र में शादी कर लेनी चाहिए. अच्छा, 21 से पहले आए. अगर एक बहुत सारे लोग यहाँ पे हमारे युवा पीढ़ी ज़्यादा देखती है पॉडकास्ट, तो क्या रोल रहता है? कुछ मतलब अलग अलग प्रोस्पेक्टिव आते हैं. अगर आपका सपोर्टिंग पार्टनर है, अब सपोर्टिंग पार्टनर कुछ लोग बोलते हैं अपने उसका, जब वो शादी कर लिए हैं, तो मैं अभी भाभी पे आऊँगा, बट क्या एक यंग एज में लव लाइफ का होना ज़रूरी है? क्या वो हेल्प करती है? यार हमारी जो एक बेसिक इंसानों की एक बेसिक प्रॉपर्टी जो है ना, एक बेसिक आदत जो है वो ये होती है कि हमको क्या मिला. हम ये सोचते रहते हैं देश ने हमको क्या दिया, समाज ने हमको क्या दिया, सरकार ने हमको क्या दिया, आर्यन त्रिपाठी ने हमको क्या दिया. हम ये नहीं सोचते हम क्या कर रहे हैं, हाउ आर वी रेसिप्रोकेटिंग, और व्हाट आर वी डूइंग फॉर द सोसाइटी, व्हाट आर वी डूइंग फॉर द पीपल. और शादी सक्सेसफुल अच्छे बुरे लड़का या अच्छे बुरे लड़की से नहीं होती. दोनों लोगों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यह एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है जिसमें कई बार लड़के को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. उसको ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार उसके मन की चीज़ें हों. लड़की को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसके मन की चीज़ें हों. और they will have to keep their marriage on the highest level. जब आप शादी करते हो तो शादी को आपको सबसे ऊपर रखना है, और उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए वो आपको करना है. आप अगर यह सोच के शादी कर रहे हो कि वो आपको सपोर्ट करेगी या करेगा और आपको ये मिलेगा, और आपको जो है वो क्योंकि जॉब करती है तो उसकी सैलरी भी आने लगेगी तो घर आपका और बेहतर चलेगा, या वो MBA क्वालिफाइड है तो आपके बिजनेस में आके आपका फलाना काम संभाल लेगी तो ये हो जाएगा, या अगर वो गृहस्थी के कामों में सक्षम है तो आके आपके माताजी या फिर आपके घर में जो भी गृहस्थी का काम करता हो उनके साथ गृहस्थी के काम देखने लगेगी. तो यह वन साइडेड एक्सपेक्टेशन से कोई भी शादी सक्सेसफुल नहीं हो सकती. इट हैज़ टू बी अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मेल एंड द फीमेल, द हस्बैंड एंड द वाइफ. और इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि दोनों के बीच में एक अनसेड एग्रीमेंट हो कि कुछ भी हो जाए हम अपनी शादी को सबसे ऊपर रखेंगे और हम इसको चलाएंगे टिल द वेरी एंड ऑफ आवर लाइफ. दो क्वेश्चंस मिक्स हो गए. मैं इस क्वेश्चन को वापस रिपीट करूँगा कि कुछ लोग यंग एज में, जब वो टीनेज हैं, जब उनके हसलिंग ईयर्स हैं, कॉलेज बोल सकते हैं या फिर 11-12 बोल सकते हैं, कई बार अपने लव लाइफ के कारण अपने फ्यूचर, जो एक बहुत बड़ा फ्यूचर उनका बन सकता है, उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि
कुछ भी बहाना देके, सो उसको किस तरीके से देखते हैं? लव लाइफ एट अ यंग एज, इन कॉलेज टाइम, इन स्कूल टाइम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लव की डेफिनेशन जो होती है ना, वो ये नहीं होती कि मैंने कितनी डेट मारी, मैंने कितने पिज़्ज़े खाए, कितने सिनेमा देखा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, या मैंने कितनी गिफ्टें उसको दिया, उसने कितनी गिफ्टें मेरे को दिया, कितनी चैटें हो रही हैं। ये लव लाइफ जो है ना, जिसको आप लव लाइफ कह रहे हो, दीज आर फ्लिंग्स। एंड आप यू गेट अट्रैक्टेड टू अ फीमेल, or a female gets attracted to a male for various reasons. It could be physical, it could be because you are you have money or you have resources which your partner might want. I mean, it can happen in either way. मतलब लड़कियों को भी लग सकता है कि नहीं, इसके पास पैसा है या गाड़ी है, तो मैं उसको घूमने का शौक है, तो वो घुमाएगा, ये मेरा जो है बॉयफ्रेंड बनेगा। तो या लड़के को लग सकता है कि यार ये इसके पास गाड़ी है तो ये मेरे को घुमाएगी, या मेरा अच्छे घर की है तो मेरे लिए दो रुपये खर्च कर देगी। तो देयर आर एंड इट्स नॉट परमानेंट। आप कभी एक रिलेशनशिप में जाते हो तो इट्स वेरी वनरेबल, मतलब ऐसा रहता नहीं है कि आप कोई बिल्कुल कमिटमेंट के साथ घुसे हो, जो मैंने देखा है आजकल के यूथ में। आई डोंट रियली नो कि किसके मन में क्या चल रहा है, पर जो जनरल ट्रेंड है वो कमिटमेंट वाला नहीं है। इट्स जस्ट एन अरेंजमेंट, इट्स जस्ट between two people who just want to, you know, it's just like a fling. It's not more than that. शादी is very different. वो एक बहुत अलग कहानी होती है। और फ्लिंग के केस में क्या होता है कि कई बार लोग अपना जीवन भी और अपने करियर को भी पीछे रख देते हैं, वो उनके लिए प्रायोरिटी बन जाता है। और हो सकता है कि दोनों में से एक सीरियस हो, एक सीरियस ना हो, दोनों सीरियस हो, या फिर दोनों ही सीरियस ना हो। बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैं, और इवेंचुअली दोनों सीरियस हैं और पेरेंट्स नहीं मान रहे, या मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और फिर वो ब्रेकअप्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और इम्प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस होती हैं एट टाइम्स, क्योंकि लड़के का शेड्यूल कुछ और है, वो लड़की का शेड्यूल कुछ और है। कोई सुबह जल्दी उठने वाला है, कोई रात को देर तक जगने वाला है। अब वो जो सुबह जल्दी उठने वाला है उससे तुम बोलो कि यार नहीं रात को 2 बजे तक बात करो, तो वो नहीं कर पाएगा। तो देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। ये बड़ी बचकाना चीज़ें हैं, और इसको आप एक परमानेंट रिलेशनशिप से कंपेयर नहीं कर सकते। शादी इज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट। मतलब एक तो होता है कि आपकी गर्लफ्रेंड बनी और आपने उसको डेट करना चालू किया, दूसरा होता है आपने उससे कमिट किया टू अ सर्टेन लेवल, तीसरा होता है कि यू गॉट एंगेज टू हर, और चौथा होता है दैट यू डिक्लेयर दैट कमिटमेंट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड कि ये मेरी बीवी है, दिस इज माई वाइफ, या दिस इज माई हस्बैंड। तो लेवल 1 को आप लेवल 4 से कंपेयर नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाभी बहुत सपोर्टिव है, बिल्कुल, मैंने देखा है, बहुत हेल्प होता है। किस तरीके से देखते हैं, और मतलब क्या क्या हेल्प हो जाती है, क्या इजी एक जो शादी करने का बोल रहे हो आप मुझसे कि जल्दी कर लो जल्दी करना इसलिए ज़रूरी है आर्यन, क्योंकि अभी आप संघर्ष कर रहे हो, और अगर आपका पार्टनर गोज़ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, लड़की हो तो लड़का है, लड़का हो तो लड़की, अगर आपका पार्टनर ऐसे समय पे आता है जब आप इस्टेब्लिश हो चुके हो, तो अप्रिशिएशन उतना नहीं रहता। जब आपके संघर्ष का समय है और कोई आपके संघर्ष के बारे में जानने के बाद भी आपसे जुड़ रहा है, तो वो आपसे जुड़ रहा है एज अ पर्सन, वो आपकी किसी भी मटेरियल से नहीं जुड़ रहा है। दूसरी बात ये है कि वो आपका संघर्ष क्योंकि देख पा रहा है, पा रही है, तो जब जो आप अचीव करोगे उसके लिए अप्रिसिएशन उसके मन में भी उतना ही रहेगा जितना आपके मन में रहेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट बिफोर यू स्टार्ट स्ट्रगलिंग यू गेट सेटल्ड इन लाइफ, एज इन सेटल्ड बैक होम। आप घर पे जाओ तो यू शुड हैव समबडी हु सपोर्ट्स यू, वेदर इट्स अ गर्ल और अ बॉय। मतलब बोथ ऑफ यू गो टू वर्क इन द मॉर्निंग एट 9, यू कम बैक होम एट 7, आफ्टर 7 यू शुड बी एबल टू शेयर विथ ईच अदर कि आज हमने ये किया, हमारे जीवन में ये चल रहा है, हमारा बॉस ऐसा बोल रहा था, या आज मैं इन्वेस्टर के पास गया था तो उसने फलाना बोला। तो यू विल हैव समबडी टू डिस्कस। पेरेंट्स हैं, पर पेरेंट्स आर फ्रॉम अनदर जनरेशन। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने पेरेंट्स को नहीं समझा सकते, या वो आपकी बातों को नहीं समझ सकते, बिकॉज दे कम फ्रॉम एन एंटायरली डिफरेंट जनरेशन
अभी तुम्हारे और मेरे बीच में 10 साल का गैप है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, 10 साल से भी ज़्यादा, 12 साल का गैप है, 13 साल का। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, देयर इज़ अ जनरेशनल गैप, जो तुम समझाओगे भी तो मैं नहीं समझ पाऊंगा, या तुम बोलोगे भी कि ये तो चलता है पर मैं नहीं मान पाऊंगा। जैसे बिटकॉइन है, तो ये मुझे नहीं समझ आता बिटकॉइन क्या है तो विद जनरेशन द थॉट प्रोसेस चेंजेस। तो आप अपने पेरेंट्स से कुछ चीज़ें नहीं डिस्कस कर सकते जो आप अपने हमउम्र व्यक्तियों से कर सकते हैं। अब आप हमउम्र लोगों की बात करें तो 2 ऑप्शन है, या तो आपके भाई बहन है या आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो परमानेंट नहीं है, तो आप उन पर कितना ट्रस्ट कर सकते हो ये सोचने का विषय है। भाई बहन के केस में भी आप वंस यू स्टार्ट वर्किंग तो दे माइट नॉट बी ऑफ द सेम डोमेन, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट अ पार्टनर द रोल इज़ वेरी डिफरेंट। आप जब शादी कर लेते हो, आपकी बीवी होती है, आपका पति होता है, तो वो अंडरस्टैंडिंग एक अलग लेवल की होती है, कंसर्न एक अलग लेवल का होता है। क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा तो उसके साथ भी होगा, तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा तो उसके साथ भी होगा, बिकॉज बोथ ऑफ यू आर अ टीम, यू आर वन। हमारे यहाँ पे भगवान भोलेनाथ को पूजा जाता है हमारे देश में, हमारे कल्चर में। तो हम अक्सर देखते हैं कि भोलेनाथ अर्धनारेश्वर बन के आते हैं, जिसमें आधे भोलेनाथ हैं, आधे पार्वती जी हैं। दिस इज एग्जैक्टली द डिपिक्शन ऑफ अ मैरिड कपल। दिस इज हाउ यू शुड बी। 2 शरीर एक आत्मा। वैसे तो पॉडकास्ट अभी हम लोग बहुत खींच सकते हैं, क्योंकि अभी स्पिरिचुअलिटी का भी मैं बहुत अच्छे से नहीं गया। फिर आपने ओपल पहना शायद, नहीं एमरल्ड है, एमरल्ड गलत उंगली में पहना। इसके बारे में भी पूछ सकते हैं, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी इसके बारे में भी पूछ सकते हैं बट फायदा कर रहा है तो पहन के रखा और अभी सबसे मेन, मतलब आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स करिएगा कि कैसे स्कूल सेटअप होता है, कैसे यूनिवर्सिटी सेटअप होती है, कैसे कॉलेज सेटअप होता है, क्या इन्वेस्टमेंट लगती है, एक रफली आइडिया, जो एक्चुअल एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट पे हम लोग जाएंगे। उसके लिए हम एक और पार्ट लेके आएंगे, बट वो आपके जब बहुत सारे कमेंट्स आएंगे जब करेंगे। जस्ट इसको समअप करते हैं, 3 लर्निंग्स पिताजी से, माताजी से। अब लर्निंग्स उनके थ्रू हो सकती हैं या फिर आपका जो इंटरेक्शन रहा है उनके बीच में। सो आपने क्या सीखा है? पिताजी, माताजी और भाभी। माताजी मेरी पीपल मैनेजमेंट में शी इज़ वेरी गुड। तो लोगों को मैनेज करते टाइम पे अपने ईगो को साइड में रखना इज़ द फर्स्ट लर्निंग। यू शुड फोकस ऑन योर इवेंचुअल टारगेट, कि वो जो व्यक्ति है उसको मोटिवेट करके रखना है ताकि वो आपके लिए पॉजिटिवली काम कर सके। इसके लिए कभी वो अगर दुखी है या गुस्सा है या ऑर्गेनाइजेशन से खफा है तो आपको अपने ईगो को साइड में रखना पड़ेगा। दैट इज़ माई फर्स्ट लर्निंग। सेकेंड लर्निंग इज़ फ्रॉम माई मदर इज़ दैट यू हैव टू ट्रीट योर टीम एंड योर पीपल एज अ फैमिली। जो हमारे देश में परंपरा है ना, वासुदेव कुटुंबकम की, उसको चरितार्थ करने वाली हमारी माता जी। दैट इज़ लर्निंग नंबर 2। लर्निंग नंबर 3 स्वच्छता, क्लीनलीनेस। माई मदर, चाहे वो उनके आचार हों, विचार हों, उनका घर का उनका कमरा हो या फिर हमारे किसी भी इंस्टीट्यूशन का वॉशरूम हो, शी इज़ कंसर्न्ड अबाउट क्लीनलीनेस इन ईच एंड एवरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ मानसरोवर। और वो स्वच्छता की वजह से जो एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट होता है उसका कोई तोड़ नहीं है। तो वो स्वच्छता की इम्पोर्टेंस को भी मैंने माता जी की वजह से समझा, स्पेशली अपने घर से लेके, घर के अलावा अपने ऑफिस में भी, अपने वर्क स्पेस में भी। क्योंकि यूजुअली हम घर में तो स्वच्छ रहते हैं, सब करते हैं, पर वर्क स्पेस में मैंने देखा है, इवन सरकारी अफसरों को देखता हूँ कि बड़े अनटाइडी से होते हैं, बहुत सारी फाइलें रखी हैं, कोई धूल खा रही है, कुछ हो रहा है। तो ये माहौल आपके लिए अच्छा नहीं है। बहुत साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए जहाँ पे आप काम कर रहे हैं और जहाँ पे आप रह रहे हैं। तो ये 3 लर्निंग्स माँ से हैं। पिताजी से सबसे पहली और सबसे बड़ी लर्निंग है पेशेंस। कोई आदमी आके उनके सामने कितना भी गुस्सा हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनका टारगेट क्लियर था, और अगर उससे बहस करना उनको कोई किसी भी तरह से पर्सनली, प्रोफेशनली फ़ायदा नहीं करता था तो वो बहस में नहीं पड़ते थे। वॉज वेरी पेशेंट।
दैट इज़ नंबर 1. नंबर 2, मितव्ययता. मितव्ययता का मतलब ये होता है कि फिजूल खर्ची ना करो. खर्चा चाहे आपके दिमाग का हो, आपके समय का हो, आपके पैसे का हो, केवल वहाँ करना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़रूरी हो और जहाँ से वो आपके ग्रोथ का कारण बने या जहाँ से वो मल्टीप्लाई हो. तो मितव्ययता इज़ नंबर 2. नंबर 3, इच्छा शक्ति. तो मैंने पिताजी को 10 साल तक कैंसर जैसे ऐसी बीमारी से लड़ते हुए देखा. कोई भी दूसरा व्यक्ति होता तो टूट जाता, ख़त्म हो जाता, पर अपने परिवार, अपने इकलौते बेटे, अपने वाइफ मतलब मेरी माताजी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ना चूज़ किया. और जो उनकी इच्छा शक्ति थी टू अश्योर कि उनके जाने से पहले हम लोगों के सामने कोई बड़ा चैलेंज ना बचे, वो इच्छा शक्ति अद्वितीय है. आई हैव नॉट सीन इट एनीवेयर एल्स. भाभी भाभी से 3 लर्निंग. अगेन पेशेंस इज़ अ बिग लर्निंग. मैं बहुत इम्पेशेंट हो जाता हूँ, मैं चिड़चिड़ा भी जाता हूँ, बट शी इज़ वेरी पेशेंट. शी हैंडल्स मी वेरी वेल. तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है. दूसरी लर्निंग है शी इज़ वेरी गुड विथ किड्स. मतलब बच्चों से कैसे व्यवहार करना है और उनको कैसे एजुकेट करना है और उन तक सही कम्युनिकेशन कैसे करना है. शी इज़ वेरी गुड एट इट. वो मेरे बच्चों का जो भी जैसे भी हैं और बहुत अच्छे हैं, वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ हर. और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है सेल्फलेसनेस. क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ कि वो अपने आप को इतर रख के और उसकी प्रायोरिटी पे मैं, माँ और बच्चे रहते हैं और वो उनके लिए लगातार लगी रहती है. वो थकी होगी, वो सुबह 4 बजे से उठी होगी, उसने खाना नहीं खाया होगा, बट इवन आफ्टर दैट शी कीप्स ऑन अश्योरिंग कि हम लोग कंफर्टेबल हैं, वी आर वेल फेड. तो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग. सेल्फलेसनेस एक ऐसी चीज़ है जो गॉड गिफ्टेड है. मुझे नहीं लगता कि हम कितना भी प्रयास करके उसको प्राप्त कर सकते हैं. देयर आर सम थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप प्रयासों से पा सकते हैं, जैसे डिग्री या कुछ दूसरी चीज़ें भी. आप अपने मेहनत से पैसा कमा सकते हैं, अपने मेहनत से गाड़ी चलाना सीख सकते हैं, आप अपने मेहनत से मार्शल आर्ट सीख सकते हैं. पर ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पेशेंस, सेल्फलेसनेस, पॉजिटिव स्पिरिट, ये आपको मेहनत से नहीं मिलती. इसके लिए यू हैव टू ट्रस्ट इन गॉड. दैट इज़ वेयर इट कम्स फ्रॉम. ओके, सो आज करवा चौथ है, आज भाभी को प्रायोरिटी पे रखना है. आज भैया का समय नहीं लेंगे. मेरी बहुत इच्छा थी हम यूनिवर्सिटी और उस पर जाएं, बट उसके लिए पार्ट 2 आएगा. उसके लिए आपको बहुत सारे कमेंट्स करना है. भैया का इंस्टाग्राम लिंक नीचे दिया गया है, वैसे तो प्राइवेट अकाउंट है, बट आफ्टर द पॉडकास्ट में भैया का बोलने वाला हूँ, या तो एक नया अकाउंट बना लीजिए या तो उसको पब्लिक कर दीजिए. थैंक यू सो मच. अभी तक आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं. ऑफकोर्स आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपने बहुत सारी लर्निंग ली है. आपकी सबसे बेस्ट लर्निंग क्या रही कमेंट्स में बताइएगा. मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में. जय श्री राम. जय जय श्री राम.